Namaskar everyone, this is Anju and you're watching Grow Up. In today's video, we're going to cover the unit Visual Impairment, Nature and Assessment, that is Drishya Hani, Prakriti or Mulyankan in both the languages English and Hindi. And we will going to cover all these topics listed here. So, moving to our first slide, यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोसेस है जो सीन की वो क्या होती है. सो फॉर दैट वी हैव प्रोवाइडेड यू द कंप्लीट आई स्ट्रक्चर. ठीक है कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए. अगर आपको ये बेसिक यहाँ पर पता नहीं है तो आगे की जो इसकी आइज़ की प्रोसेस है सीन की वो हम यहाँ पर नहीं समझ सकते. और इन एग्ज़ाम एज वेल आपको अगर ज़्यादा मार्क्स चाहिए, अच्छे से एलेबोरेट करना है तो आपको ये इमेज वहाँ पर अच्छे से एलेबोरेट वहाँ पर करनी पड़ेगी. राइट, कि यहाँ पर कॉर्निया कहाँ पर होता है, हमारे लेंस कहाँ पर होता है. ठीक है, फिर स्क्लेरा, रेटिना जहाँ पर हमारी इमेजेस बनती है वो कहाँ पर होता है, ऑप्टिकल नर्व्स जो हमारे सिग्नल्स ब्रेन तक देती हैं वो कहाँ पर होती है. ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. तो जो देखने की प्रक्रिया है उसके लिए हमने यहाँ पर हिंदी में भी इसको अच्छे से यहाँ पर बता रखा है. तो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं वो यहाँ से देख सकते हैं कि ये श्वेत मंडल, दृष्टिपटल, पुतली एक्सेट्रा, ये जो डिफरेंट नेम है आँख के वो यहाँ पर आपको याद रखने हैं. राइट, सो मूविंग टू आवर फर्स्ट स्लाइड, देख लेते हैं कि इसकी जो प्रोसेस है आइज़ की, आई क्या होती है बेसिकली. ठीक है, पहले हम देखेंगे कि आउटर साइड में जो हमें दिखता है क्लियरली कि ये आँख है, ये पलकें, इनका क्या काम है. ठीक है, सो द आई एंड ब्रेन कोलैबोरेट टू क्रिएट इमेजेस एंड आवर विजुअल परसेप्शन. तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हमारी जो आई है वो अकेले से कोई इमेज बनाती है. आई एंड ब्रेन कोलैबोरेट, ठीक है, ये दोनों कोलैब करते हैं टू क्रिएट इमेजेस एंड आवर विजुअल परसेप्शन. ठीक है, ताकि जो हमारी दृश्य धारणा है या जो चित्र है वो बन सके. तो उसके लिए जो हमारी आँख और मस्तिष्क क्या है, सहयोग करते हैं एक दूसरे को. ह्यूमन्स हैव 2 eyeballs each approximately 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर. ठीक है, जो हमारा मनुष्य है हमारे पास 2 नेत्र गोलक होते हैं जिसकी क्या होता है, डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है. सिचुएटेड विद इन द ऑर्बिटल सॉकेट बिटवीन ऑर्बिटल वॉल एंड द आईबॉल. ठीक है, कहाँ पर होता है ये, ऑर्बिटल वॉल और जो हमारी आईबॉल है उसके बीच में यहाँ पर ये होता है. ठीक है, तो हमने देखा कि जो आँख मनुष्य की 2 नेत्र गोलक होती हैं और प्रत्येक का व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है. ठीक है, जो कक्षीय दीवार और नेत्र गोलक के बीच कक्षीय सॉकेट के बीच में स्थित होते हैं. ठीक है, जो हमारा ये ब्लैक आई बोल हम जो देखते हैं ये 2 है ना, एक हमारी उस आई में और एक दूसरी आई में. फिर आता है आईलिड्स, हमारी पलकें. तो पलकें क्या है बेसिकली, क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है हमारे आइज़ को. ठीक है, ऐसा तो इनका कोई काम नहीं है बट ये प्रोटेक्ट करती हैं कि ज़्यादा लाइट ना जा रही हो, कोई धूल मिट्टी है वो यहाँ पर हमारी आँखों में ना जाए. ठीक है, तो मूवेबल फोल्ड्स ऑफ स्किन एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर्स. तो ये कैसे एक्ट करते हैं यहाँ पर, प्रोटेक्टिव बैरियर्स. ठीक है, सुरक्षात्मक बाधाओं के रूप में यहाँ पर ये कार्य करते हैं. शील्डिंग द आइज फ्रॉम इंजरी एंड एक्सेसिव लाइट. ठीक है, कोई इंजरी ना हो, चोट ना लगे या जो ज़्यादा लाइट आती है, प्रकाश आता है तो उससे भी हमारी आँखों को बचा सके. तो बोथ आईब्रोज एंड आईलैशेस, ये क्या है, इन दोनों का काम क्या है, एक प्रोटेक्टिव फंक्शन यहाँ पर ही प्रोवाइड कर देती है. ठीक है, एक सुरक्षात्मक कार्य जो बोही और पलकें हमारी आँख को देती हैं. ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे. ठीक है, जो आई के डिफरेंट पार्ट्स हैं. तो कंजक्टिवा, ठीक है, ये क्या होता है, अ कॉन्टिन्यूस टिश्यू शीट दैट एक्सटेंड्स अबव एंड बिलो टू फैसिलिटेट फ्री मूवमेंट टू द आईबॉल. ठीक है, जो हमारी आईबॉल होती है उसके ऊपर और नीचे एक क्या है, एक टिश्यू होता है. ठीक है, उससे क्या होता है कि जैसे हम धूप में जाते हैं तो हमारी आँखें सिकुड़ जाती है आईबॉल. राइट, और अगर हम अंधेरे में जाते कुछ देखने का ट्राई करते हैं तो हमारी आईबॉल जो है बड़ी हो जाती है, तो उनको वो एक फ्री मूवमेंट जो है कंजक्टिवा यहाँ पर देता है. फिर आ जाता है हमारा कॉर्निया. ठीक है, कॉर्निया ये वाला पार्ट. ठीक है, हमने देखा यहाँ पर ये होता है कॉर्निया. तो कॉर्निया क्या है, आँख के सामने की सतह पर एक पारदर्शी संरचना है. ठीक है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम इसको, कि जहाँ से जो है एक जो हमारे प्रकाश की किरणें हैं वो अंदर जाती हैं
और यहाँ पर रेटिना पर उसकी इमेज बनती है। तो आँख के सामने की पारदर्शी संरचना है जो प्रकाश की किरणों को आँख के पीछे रेटिना तक निर्देशित करती है। ठीक है, ये डायरेक्ट कर देती है कि जो यहाँ से जो लाइट आ रही है वो हमारी यहाँ से रेटिना पर चली जाए। ठीक है, ये था हमारा कॉर्निया का काम। फिर आता है स्क्लेरा। ठीक है, जिसको हिंदी में हम श्वेत पटल भी बोल देते हैं। सो इट इज़ द वाइट पार्ट ऑफ द आई दैट कनेक्ट्स विद द कॉर्निया एट द लिम्बस. It is tough maintaining the eye shape and supporting delicate internal structure. ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है स्क्लेरा। ठीक है, जो वाइट पार्ट होता है हमारी आई का। ठीक है, इट्स टफ मेंटेनिंग द आई शेप। ठीक है, हमारी आई इतनी डेलिकेट होती है कि उसको शेप को मेंटेन करना जो है इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, और जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको ये यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो आँख का सफ़ेद भाग होता है जो लिम्बस पर कॉर्निया से जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कॉर्निया से यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यह कठिन काम है जो कि आँखों का आकार एक प्रॉपर शेप बनी रहे उसको बनाता है। और जो इसके अंदर की जो नाजुक संरचना है ना आँख के अंदर की, उसकी यहाँ पर ये उसको सहारा देता है, उसको सपोर्ट देता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा एंटीरियर। ठीक है, पूर्वकाल कक्ष जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है हमारा एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, सो लोकेटेड बिहाइंड द कॉर्निया, मतलब जो हमारा कॉर्निया था, पहले हमारा ये कॉर्निया है, इसके बाद है ये राइट, जस्ट आफ्टर द कॉर्निया ये है हमारा एंटीरियर चैम्बर इन फ्रंट ऑफ द आइरिस एंड लेंस। और यहाँ पर हमें देखा कि जो हमारा आइरिस है और या लेंस है उसके सामने होता है। ठीक है, इसके इन दोनों के ये सामने है, अंडरस्टूड। और हमारा जो कॉर्निया है उसके पीछे है। तो ये क्या होता है, क्लियर एक्वस फ्लूइड होता है, फ्लोस थ्रू द प्यूपिल इनटू द एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, जो हमारी प्यूपिल से हमारे एंटीरियर चैम्बर जो होता है उसमें ये आता है, मेंटेनिंग कांस्टेंट प्रेशर विद इन द आईबॉल। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो एक कांस्टेंट फंक्शन होता है आईबॉल पर वो ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो जो पूर्वकाल कक्ष हमने देखा कि कॉर्निया के पीछे होता है और जो हमारा परितारिका लेंस होता है उसके सामने होता है। यह एक स्पष्ट जलीय द्रव पुतली के माध्यम से पूर्वकाल कक्ष में प्रवाहित होता है। ठीक है, जिसे नेत्र गोलक के भीतर निरंतर दबाव बना रहता है। जो हमारे आईबॉल्स को एक जो कांस्टेंट प्रेशर चाहिए होता है वो यहाँ पर ये लिक्विड के थ्रू ये मेंटेन करते हैं। ठीक है, और जो वो लिक्विड होता है वो हमारी आइज़ को क्लियर करने के काम भी आता है। जैसे हम पलके जब खाते तो उस लिक्विड से क्या होता है, हमारी आइज़ यहाँ पर हमारे जो लेंस है बेसिकली ये वो क्लियर होता रहता है, अंडरस्टूड। फिर आ जाता है हमारा आइरिस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है आइरिस। सो द ब्लैक डिस्क बिहाइंड द कॉर्निया, ये किसके पीछे होती है, कॉर्निया के पीछे होती है ब्लैक डिस्क, आर डेलिकेट एंड कॉन्स्टेंटली मूविंग डायफ्राम विथ अ सर्कुलर ओपनिंग इन द मिडल। ठीक है, इसके मिडल में क्या है, एक सर्कुलर ओपनिंग होती है। इट कंटेन्स पिगमेंट्स दैट गिव कलर टू द आइज एंड कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द रेटिना। ये एक तो कंट्रोल करता है कि भाई कितने अमाउंट में लाइट जाएगी, क्योंकि ये सिकुड़ जाता है। ठीक है, अगर ज़्यादा यहाँ पर लाइट होती है तो, और जो कलर्स होते हैं, ठीक है, ये इट कंटेन्स पिगमेंट्स दैट गिव कलर टू आइज। ठीक है, ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जिससे जो है आइज को यहाँ पर कलर मिलता है। तो आइरिस हमने देखा कि कॉर्निया के पीछे काली डिस्क है जिसके बीच में एक गोलाकार उद्घाटन होता है। उद्घाटन के साथ एक नाजुक और लगातार घूमने वाला डायफ्राम यहाँ पर होता है। इसमें रंग द्रव्य होते हैं जो आंखों को रंग देते हैं और रेटिना में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को यहाँ पर नियंत्रित करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा सिलरी बॉडी। ठीक है, द पार्ट ऑफ अवियल ट्रैक्ट बिटवीन द आइरिस एंड कोराइड। ठीक है, तो जो सिलरी बॉडी क्या होता है, आइरिस और जो हमारा कोलराइड है उसके बीच यूविकॉल ट्रैक्ट का एक हिस्सा होती है, अंडरस्टूड। फिर आता है हमारा कोराइड, अ वस्कुलर इंटरमीडिएट कोट प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ द आईबॉल। ठीक है, ये क्या करता है, जो कोराइड है हमारा, ये दिखाया आपने आइज के
चारों ओर है ऐसे। तो ये क्या, एक नरिशमेंट हमारी आइज को देता है, ठीक है, एक संवहनी मध्यवर्ती आवरण जो नेत्र गोलक के अन्य भागों को पोषण देता है। फिर आ जाता है क्रिस्टलाइन लेंस, ट्रांसपेरेंट कलरलेस बॉडी, ये हमारा लेंस है, ट्रांसपेरेंट और कलरलेस बॉडी सस्पेंडेड इन द आई बॉल। तो ये क्या होता है, ये होता है नेत्र गोलक में लटका हुआ एक पारदर्शी और रंगहीन शरीर, बॉडी जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि पारदर्शी मतलब इसके आमने सामने हम देख सकते हैं, जस्ट लाइक स्पेक्स लेंस की हम जो चश्मे हैं उसके लेंस से आर पार देख सकते हैं, तो ऐसे ये पारदर्शी होता है और इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, रंगहीन होता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा विटिस ह्यूमर, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है, ये यहाँ पर हमने देखा विटिस ह्यूमर जो बीच में होता है, ठीक है, इंडिकेटेड हियर, ठीक है। तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है और जिलेटिन्स मास इसके अंदर जो है फिल होता है इन द आई बॉल बिहाइंड द लेंस, ठीक है, लेंस के ये पीछे होता है, ठीक है। तो विटिस ह्यूमर क्या हो, एक पारदर्शी जैसे कि लेंस होता है, रंगहीन जैसे कि लेंस होता है, ठीक है, ये दोनों क्वालिटीज के लेंस के साथ मैच करती है। और जिलेटिन्स द्रव्यमान जो नेत्र के पीछे जो है नेत्र गोलक को भरता है, कि उसके पीछे जो है कोई खाली स्पेस लेफ्ट ना हो, उसको एक सपोर्ट सिस्टम जो है आई को इंटरनली देता है। फिर आ जाता है रेटिना, ठीक है, ये इनर मोस्ट, ठीक है, देखो आईज के बिल्कुल अंदर जाकर ये होता है हमारा रेटिना। सो इट इज़ द इनर मोस्ट कॉर्ड ऑफ द आई कंपोज्ड ऑफ लाइट सेंसिटिव नर्व एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव नर्व एलिमेंट्स होते हैं। द मैक्यूला और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द रेटिना इज क्रूशियल फॉर एक्यूट सेंट्रल विजन सच एज रीडिंग और थ्रेडिंग अ नीडल, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है द मैक्यूला। इससे क्या होता है, जब हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, जैसे हमें सुई में धागा यहाँ पर डालना हो या हम पढ़ते हैं, जिससे हमारा जो है ज़्यादा फोकस हमें करना होता है, तो ये पार्ट हमारा जो आइज़ का काम में आता है, ठीक है, फॉर एक्यूट सेंट्रल विजन सच एज रीडिंग और थ्रेडिंग। तो रेटिना क्या है, सबसे भीतरी आवरण प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका तत्वों से ये बना होता है। और मैक्यूला रेटिना का एक विशेष भाग यहाँ पर होता है जो तीव्र केंद्रीय दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि पढ़ना या सुई में धागा डालना, राइट। तो ये हमने देखा कि आइज के डिफरेंट पार्ट्स कैसे थे। अब एक प्रोसेस देखते हैं कि हाउ वी सी, हम देखते कैसे हैं। सबसे पहले लाइट्स कहाँ पर आती है, फिर कहाँ पर स्ट्राइक होती है, राइट। सो द आई ऑपरेट्स लाइक अ कैमरा, ठीक है, एक कैमरा की तरह ऑपरेट्स होती है, विद विजन बीइंग अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जिसका एक विजन उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। Seeing requires light and the brain to interpret what is seen, ठीक है। तो यहाँ पर देखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो लाइट चाहिए, ठीक है, और एक ब्रेन चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने देखा हम आईज में या हमने बिल्कुल पहले ही देखा था द आई में कि हम ब्रेन और आई को कोलैबोरेट करके ही जो है इमेजेस बनाते हैं, ठीक है। तो इंटरप्ट व्हाट इज सीन, कि हमें देखने के लिए लाइट चाहिए होती है और हमने क्या देखा है उसको देखने के लिए हमें क्या यहाँ पर ब्रेन की ज़रूरत होती है। लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन द फील्ड ऑफ विजन पास थ्रू द कॉर्निया, ठीक है, जो हमारे विजन में है वो कॉर्निया से पास होती है, एक्वस ह्यूमर जो बीच में होता है उससे पास होती है, एंड द प्यूपिल वेयर दे आर फोकस्ड बाय क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। फिर क्रिस्टलाइन लेंस से क्या होती है, वो रेटिना पर फोकस होती है, ठीक है। हमने देखा कि कोई लाइट एक्सटर्नली आई, ठीक है, थ्रू द कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर एंड प्यूपिल, और उसके बाद जो क्रिस्टलाइन लेंस वो हमारा होता है उससे वो रेटिना पर उनको फोकस कर दिया। सो द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग इज कॉल्ड अकोमोडेशन। जो प्रोसेस है ना, ये हमने लाइट को फोकस किया, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अकोमोडेशन। द लाइट रेज दैन स्टिमुलेट द रॉड एंड कोन्स ऑन द रेटिना इनिशिएटिंग अ फोटोकेमिकल रिस्पॉन्स। तो जब रेटिना पर जाती है तो वहाँ पर एक फोटोकेमिकल रिस्पॉन्स अराइज होता है, एंड द रेटिनल नर्व फाइबर्स पिकअप द इम्पल्स, ठीक है, जो रेटिनल नर्व की फाइबर्स होती हैं वो जो इम्पल्स है उनको लेती है और ट्रांसमिटेड अलोंग द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। और जो ऑप्टिक नर्व्स हमारी होती है आई के स्ट्रक्चर में हमने देखी थी, उनसे क्या करती है, वो उसको ब्रेन में ट्रांसफर कर देती है। वेयर एन इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म, ठीक है, एक इन्वर्टेड इमेज मतलब वहाँ पर एक मिरर इमेज फॉर्म होती है, एंड
साइकोलॉजिकली ट्रांसपोज्ड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है, या हमें कोई अपना एक्सपीरियंस है कि हमने एक बॉल देखा उसको दोबारा देखा है, तो वो हमारे एक एक्सपीरियंस के बेस पर भी हमारे माइंड में इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, जिसकी मिरर इमेज फॉर्म होती है और उसकी हमें मतलब हमारे अंदर जो है माइंड के वो एक उल्टा चित्र वहाँ पर होता है जिसको हमारे रेटिना पे करेक्ट करके देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमने क्या देखा, कि हाउ वी सी एंड व्हाट वी हैव सीन, कि हमने किस चीज़ की यहाँ पर जो है इमेज देखी थी। तो हम कैसे देखते हैं, तो हमने देखा कि आँख जो है कैमरे की तरह काम करती है और एक ये जटिल कार्य, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसको बोल सकते हैं। देखने के लिए जो देखा जाता है उसकी व्याख्या करने के लिए प्रकाश और मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, ठीक है, कि तो लाइट होनी चाहिए तभी हम कुछ देख सकते हैं, और फिर अगर लाइट है हमारे पास मस्तिष्क नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो हम पता नहीं लगा सकते भाई कि हमने क्या देखा है। तो दृष्टि के क्षेत्र में वस्तुओं से प्रकाश किरणें कॉर्निया, फिर उसके बाद जलीय हास्य, और उसके बाद पुतली से होकर वो कहाँ पर आती है, लेंस पर, जहाँ पर लेंस उन्हें क्या करता है, केंद्रित कर देता है रेटिना पर एक जगह पर, ठीक है। तो ये केंद्रित करने की प्रक्रिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, आवास इसको बोलते हैं। फिर प्रकाश किरणें रेटिना पर छड़ों और शंकुओं को उत्तेजित करते हैं जो हमारे रेटिना पर पहले से ही होते हैं, जिससे क्या हो, एक फोटोकेमिकल प्रतिक्रिया शुरू होती है और रेटिना तंत्रिका तंतु आवेग को फड़कते हैं, ठीक है, कि उनमें एक इम्पल्स जनरेट होती है। इससे जो ऑप्टिक तंत्रिका है हमारी वो मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं जो सिग्नल्स हमें रिसीव हुए हैं। वहाँ पर एक उल्टी छवि बनती है और अनुभव के आधार पर मनोवैज्ञानिक रूप से स्थानांतरित की जाती है, ठीक है। एक मतलब वहाँ पर छवि बन गई कि मान लो हमने 2 देखा है, तो वहाँ पर 2 ऐसे बना होगा, ठीक है, हमारे माइंड में जो स्ट्रक्चर है, और हमारा मतलब हमने पहले से काउंटिंग सीखी हुई है, तो अगर 2 वो ऐसे भी बना होगा तो हमारे अंदर इमेज ऐसी बन जाएगी कि हाँ ये 2 ही है, ठीक है, जिसकी एक मिरर इमेज फिर बनती है और हम उसको देख पाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस होती है हमारी कि हम कैसे चीज़ों को देखते हैं। फिर आ जाते हैं कॉमन आई डिसऑर्डर्स की, जो आइज़ में कॉमनली डिसऑर्डर होते हैं, विकार होते हैं, वो क्या क्या हैं। सो रिफ्रैक्टिव एरर्स आर मोस्ट प्रिवलेंट आई प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं, जो अपवर्तक त्रुटियां हैं, वो जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इंक्लूडिंग मायोपिया, ठीक है, जिसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, ठीक है, निकट दृष्टि, फिर हाइपरोपिया, ठीक है, फार साइटेडनेस दैट इज दूरदृष्टि, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एस्टिग्मेटिज्म, डिस्टॉर्टेड विजन एट ऑल डिस्टेंसेस, कि सभी दूरी पर ही यहाँ पर विकृत दृष्टि हो जाती है। एंड प्रेसबायोपिया अकरिंग बिटवीन एजेस 40 to 50, लॉस ऑफ द एबिलिटी टू फोकस अप क्लोज, ठीक है। और जो प्रेसबायोपिया यहाँ पर शामिल होता है कि जिसमें अगर 40 to 45 की एज होती है तो हम जो ध्यान करने की क्षमता है उसका नुकसान हो जाता है। डिफ़िकल्टी रीडिंग एंड द नीड टू हॉल्ट ऑब्जेक्ट्स फर्दर अवे फ्रॉम क्लियर विजन, ठीक है, यहाँ पर हमें पढ़ने में कठिनाई होती है और जो स्पष्ट दृष्टि के लिए वस्तुओं को दूर रखने की हमें आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा ना कि ओल्ड एज वाले लोग अपने फ़ोन को बहुत दूर से यूज़ करते हैं ऐसे देखने के लिए। द इशू कैन बी करेक्टेड विद आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज और सर्जरी, ठीक है, इनके थ्रू हम यहाँ पर इनको करेक्ट कर सकते हैं कि चश्मे, कॉन्टेक्ट लेंसेज या उनकी सर्जरी कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि 3-4 हमारे कॉमन आई डिसऑर्डर होते हैं जो हमारे रिफ्रैक्टिव एरर्स से होते हैं, जो अपवर्तक त्रुटियाँ होती हैं, ठीक है, कि मायोपिया होगा, हाइपरोपिया हो गया, एस्टिग्मेटिज्म हो गया यहाँ पर, और प्रेसबायोपिया हो गया, राइट। सो यहाँ पर देख लेते हैं पहले रेटिनिटिस पिगमेंटोसा, ये कौन सी कंडीशन है, ठीक है। सो इट इज़ अ जेनेटिक कंडीशन इनिशियली प्रेजेंटिंग एज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, जैसे रात को दिखाई ना देना, ये नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी के रूप में सामने आती है, जो जेनेटिकली हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। एज द डिजीज प्रोग्रेस देयर मे बी टनल विजन एंड लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, इवेंचुअली लॉडिंग टू कंप्लीट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो जैसे जैसे ये बीमारी हमारी बढ़ती है तो हमारी सुरंग दृष्टि और परिधीय दृष्टि की भी हानि हो सकती है, कि हमारी जो पास और दूर का भी हमें दिखना बंद होगा, और लाइट में भी इनफैक्ट, और हमारा जो एक पूर्ण अंधापन वहाँ पर इसके बावजूद हमें हो सकता है, जो हमारी
रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इसके कारण हमें एक पूर्ण अंधापन भी यहाँ पर हो सकता है। फिर आ जाता है हमारा मैक्यूलर डीजनरेशन, राइट, कॉमनली नोन एज एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन, कि ये एज रिलेटेड इसको बोला गया है, अफेक्ट एजिंग इंडिविजुअल्स कॉजिंग डैमेज टू शार्प एंड सेंट्रल विजन, कि जो शार्प और सेंट्रल ध्यान से हम जो विजन रखते हैं वो यहाँ पर नहीं हो जाता है। नीडेड फॉर टास्क लाइक रीडिंग एंड ड्राइविंग, ठीक है, कि जो हम बहुत ज़्यादा ध्यान करके जो काम करने होते हैं, जैसे रीडिंग करना हो गया, ड्राइविंग करना होगा, वो हम यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। AMD impacts the macula, the central part of the retina crucial for seeing fine, ठीक है। तो हमने देखा ना, रेटिना में मैक्यूला एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें हमें जो सेंट्रल चीज़ें होती हैं जिनको फोकस से देखना होता है, वहाँ पर ये काम आता है। तो ये उसको यहाँ पर इम्पेक्ट कर देता है, मतलब वो यहाँ पर कहीं ना कहीं डैमेज होता है, ठीक है। तो मैक्यूलर डीजनरेशन में क्या होता है, ये एक उम्र से संबंधित मैक्यूलर डीजनरेशन ये यहाँ पर विकार माना गया है, जिसमें क्या है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो पढ़ने और ड्राइविंग जैसे कार्य जिनके लिए तेज और केंद्रीय दृष्टि, जिसके लिए फोकस हमें चाहिए होता है, वो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो मैक्यूला होता है ना हमारे रेटिना में, जो हमें एक केंद्रीय दृष्टि और तेज दृष्टि के लिए यहाँ पर उसके लिए प्रभावी होता है, उसको ये डैमेज कर देता है। जो बारीक विवरण देखने के लिए महत्वपूर्ण रेटिना का मध्य भाग है, ठीक है, जिसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ही यही होता है कि हम चीज़ों को केंद्रीकरण कर सकें, इन पर फोकस कर सकें। तो ये उस मैक्यूला को यहाँ पर, वो मैक्यूला अगर डैमेज हो जाता है उम्र के साथ साथ, तो ये हमें मैक्यूलर डीजनरेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर आता है हमारा कैटरेक्ट, राइट। सो कैटरेक्ट इज द clouding of the eyes lens, a leading cause of blindness globally and vision loss in the United States, ठीक है। तो ये कैटरेक्ट क्या है, इसमें क्या है, जो आई का लेंस है वहाँ पर क्लाउडिंग हो जाती है, कि एक कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है, उससे हमें लेंस से कुछ भी प्रॉपर यहाँ पर नहीं दिखता है। इट कैन अकर्स एट एनी एज ड्यू टू वेरियस कॉजेस इवन प्रेजेंटेड बर्थ, ठीक है। ये जो है हमारा बर्थ से भी प्रेजेंट हो सकता है और बर्थ के बाद भी ये इस टाइप की ब्लाइंडनेस हमें हो सकती है बहुत सारे कारणों से। फिर आ जाता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, इज अ डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, इन्वॉल्विंग प्रोग्रेसिव डैमेज टू द ब्लड वेसल्स ऑफ द रेटिना। यहाँ पर क्या होता है, जो रेटिना के ब्लड वेसल्स है उनमें अगर डैमेज हो जाता है, जो हमारी इमेज है वहाँ पर नहीं बन पाती है, ठीक है। इट प्रोग्रेसेस थ्रू स्टेजेस लाइक माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी और मॉडरेट नॉन प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी, ठीक है। ये माइल्ड से मॉडरेट और उसके बाद सीवियर रेटिनोपैथी तक ये जाता है। एंड प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी, ठीक है, इसकी स्टेजेस होती हैं कि यहाँ पर किसी को माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी है, ठीक है, या मॉडरेट है या सीवियर है। सो डी आर टिपिकली अफेक्ट्स बोथ आइज, यहाँ पर मतलब एक आई नहीं, यहाँ पर दोनों आइज में क्या होता है, इनको अफेक्ट करती है। जो रेटिना की जो ब्लड वेसल्स है उनको डैमेज करती है, जिससे हमारी जो है इमेज है वहाँ पर प्रॉपर नहीं बन पाती है और हमें दिखने में यहाँ पर दिक्कत होती है, ठीक है। तो पहला हमने देखा कि मोतियाबिंद, तो ये क्या है, इसमें लेंस पे धुंधलापन आ जाता है, क्लाउडिंग हो जाती है, जो वैश्विक स्तर पर अंधेपन और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी दृष्टि हानि का एक प्रमुख कारण है, कि इसको हम वर्ल्ड में देख सकते हैं कि इस अंधेपन का सबसे ज़्यादा कारण ये क्लाउडिंग ही है, कि धुंधलापन। यह किसी भी उम्र में विभिन्न कारणों से हो सकता है और जन्म के समय से, मतलब ये बाय बर्थ भी हो सकता है और बर्थ के बाद भी बहुत सारे कारणों से ये हो सकता है। फिर आता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये एक मधुमेह जटिलता जिसमें क्या होता है, रेटिना की जो रक्त वाहिकाएं हैं, यहाँ पर हमें फोकस करना, जो रेटिना की रक्त वाहिका है वो उनकी यहाँ पर क्षति होती है, उनको बहुत फास्टली ये डैमेज कर देती हैं, जिससे हम यहाँ पर हल्के नॉन प्रोलिफेरेटिव रेटिनोपैथी, उसके बाद मध्यम नॉन प्रोलिफेरेटिव रेटिनोपैथी और गंभीर रेटिनोपैथी यहाँ पर हो सकती है। प्रोफेलरेटिव रेटिनोपैथी जैसे चरणों से होकर आगे बढ़ता है, ठीक है, कि पहले बहुत हल्का होगा, फिर हमें थोड़ा ज़्यादा लॉस, फिर और ज़्यादा लॉस, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता, टोटल ब्लाइंडनेस हो जाती है,
बस एक लाइट की वेव्स जो हमें दिखाई देती हैं। सो DR आमतौर पर दोनों आंखों को प्रभावित करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक आई की यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है उनको ही क्षति हुई है, यहाँ पर ये दोनों आइज में होता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा ग्लूकोमा। ये कैसे होता है? अगर जो हमारी की आई की ऑप्टिक नर्व है वो अगर यहाँ पर डैमेज हो जाए कि जो हमारे सिग्नल्स है वो प्रॉपर ब्रेन तक नहीं जा रहे हैं, लीडिंग टू विजन लॉस एंड ब्लाइंडनेस। इससे हमारा जो विजन लॉस हो सकता है और एक कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी यहाँ पर हो सकती है। इट अकर्स विद एलिवेटेड और नॉर्मल आई प्रेशर। अर्ली ट्रीटमेंट कैन ऑफन प्रिवेंट सीरियस विजन, ठीक है। अगर हमारा जो नॉर्मल आई का प्रेशर है यहाँ पर उसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है कि वो कम ज़्यादा हो रहा है, तो ये कॉज जो है हमें हो सकता है ग्लूकोमा, जिससे जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स है वो डैमेज हो सकती है। और अगर हम इसको अर्ली ट्रीटमेंट दे देंगे, ठीक है, ये बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, इसका ट्रीटमेंट अगर हो जाए अच्छे से, तो जो सीरियस विजन लॉस है उसको हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है एम्ब्लायोपिया या लेजी आई। ये कब होता है? इस कॉमन चाइल्डहुड विजन इम्पेयरमेंट की जो बचपन में जब ऐसा देखा गया कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर अच्छे से नहीं दिखाई देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? It occurs when one's eye vision is reduced because the eye and brain do not work together correctly. इसमें जो है दोनों आइज में से एक आइज का यहाँ पर विजन जो है लॉस हो जाता है, दूसरी प्रॉपर काम करती है। और वो क्यों होता है? क्योंकि जो माइंड के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है इनका, ठीक है, जो ब्रेन के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन है, ब्रेन यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। सो ब्रेन के साथ जो कोलैबोरेशन है अगर वो इनका अच्छे से नहीं है, क्योंकि हमने देखा आई और ब्रेन कोलैबोरेट करके इमेजेस बनाते हैं जिससे हम देख पाते हैं कि ये चीज़ें हैं हमारे सामने जो है कि ये क्या है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सीइंग। अगर वो ही यहाँ पर अच्छे से कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे तो ये एम्बायोपिया यहाँ पर हमें विजन लॉस हो जाता है। द अफेक्टेड आई लुक्स नॉर्मल। इसमें क्या होता है कि दोनों आईज हमें नॉर्मल लगेंगी बट इज नॉट यूज नॉर्मली एज ब्रेन फेवर्स अदर आई। बट यहाँ पर क्या होता है कि ब्रेन को भाई ये आँख पसंद आ गई, यहाँ पर ब्रेन जो है इस इस आई से जो हम देख रहे हैं उनसे जो सिग्नल्स मिल रहे हैं उनको अच्छे से रिसीव कर रहा है, और जो ये दूसरी आई है यहाँ पर इसके ये सिग्नल्स को रिसीव नहीं कर रहा। ये हमें नॉर्मल दिखाई देती है बट यहाँ पर जो ब्रेन का कोलैबोरेशन है वो एक आँख के साथ यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। सो कंडीशंस लीडिंग टू एम्ब्लायोपिया इंक्लूड इम्बैलेंस इन आई पोजिशनिंग, ठीक है। इससे जो आई की पोजिशनिंग है उसमें इम्बैलेंस होगा। आपने देखा होगा कई बार कि कुछ लोग देखते उधर हैं, ठीक है, तो एक आई उनकी सही देख रही होती है और दूसरी आई में जो इम्बैलेंस हो जाता है वो ऊपर नीचे यहाँ पर हो जाती है। एंड डिफरेंसेस इन रिफ्रैक्टिव एरर्स बिटवीन द आइज, और जहाँ पर जो आइज के रिफ्रैक्टिव एरर्स है उनमें भी डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। सो ग्लूकोमा में हमने देखा कि यहाँ पर क्या होता था, जो ऑप्टिक तंत्रिका है उनको नुकसान पहुँचाती थी, ठीक है, जिससे दृष्टि हानि और अंधापन हो सकता था। इसी क्या होता था, ये एक बढ़ी हुई या सामान्य जो आँख के दबाव के साथ हो सकता था। और अगर हम इसको अर्ली डिटेक्ट करके इसका उपचार कर देते थे प्रारंभिक, तो जो एक गंभीर दृष्टि है उसको हम यहाँ पर रोक सकते थे। दूसरा हमारा एम्ब्लॉपिया या आलसी आँख जिसको बोलते हैं, तो ये बचपन में जो बच्चों को कम दिखाई देता है तो उसका एक महत्वपूर्ण सामान्य कारण यही होता है। यह तब होता है जब एक आँख की दृष्टि कम हो जाती है, क्योंकि आँख और मस्तिष्क का साथ जो है सही ढंग से यहाँ पर काम नहीं करते। आँख और मस्तिष्क एक साथ, प्रभावित आँख सामान्य दिखाई देती है लेकिन सामान्य रूप से इसका उपयोग नहीं किया जाता कि वो जो उस आई वाले जो प्रभावित आँख है यहाँ पर उसके सिग्नल्स को ब्रेन रिसीव ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मस्तिष्क जो है यहाँ पर दूसरी आँख को पसंद करता है। एम्ब्लॉपिया की ओर ले जाने वाली स्थितियों में जैसे आँख में असंतुलन या आँख के बीच जो अपरिवर्तक त्रुटियाँ हैं उनमें अंतर शामिल है, ठीक है, कि अगर हमारी आँख में डिसबैलेंस हो रहा है या जो अपरिवर्तक त्रुटियाँ हैं तो उनके कारण भी हमें एम्ब्लॉपिया यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। फिर आ जाता है स्ट्रैबिस्मस, ठीक है। स्ट्रैबिस्मस इन्वॉल्व्स एन इम्बैलेंस इन आई पोजिशनिंग, ठीक है, causing the eyes to cross in or turn out, ठीक है। ये जो स्ट्रैबिस्मस क्या है, इसमें जो एक इनबैलेंस क्रिएट होता है, असंतुलन यहाँ पर क्रिएट होता है आँखों में, जिससे आँखें अंदर की ओर यहाँ बाहर की ओर मुड़ जाती है। मतलब जो आँखों का प्रॉपर बैलेंस होता है वो नहीं होता, या तो वो उससे थोड़ा आगे निकल आती है या पीछे की तरफ चली जाती है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आइज, ठीक है। इससे जो आइज का कोऑर्डिनेशन है हमारा दोनों का वो अच्छे से नहीं हो पाता है, लीडिंग दैम टू लुक इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है।
तो इससे क्या है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में देखती हैं। आईज का जो कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ पर नहीं होता। एक आई इस साइड देख रही है, दूसरी आई इस साइड देख रही है, एंड नॉट फोकस साइमल्टेनियसली ऑन सिंगल पॉइंट, ठीक है। और ये जो आईज होती है वो साइमल्टेनियसली एक पॉइंट पर यहाँ पर जो है फोकस नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रैबिस्मस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आंखों में असंतुलन हुआ, आंखें या तो ज़्यादा अंदर चली जाती हैं या बाहर निकल आती है, और वो एक पॉइंट पे यहाँ पर फोकस नहीं कर पाती है, उनके बीच में असमानता यहाँ पर होती है। तो फिर आ जाता है हमारा ब्लाइंडनेस और लो विजन की डेफिनेशंस या क्लासिफिकेशन जो है वो क्या दी गई हैं। सो विजुअल इम्पेयरमेंट इज डिफाइंड अंडर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 एंड द नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस NPCB, राइट। और उनकी डेफिनेशंस ऐसे दी गई है कि या तो उनमें कोई ऐसी कंडीशंस हैं कि उसको जो टोटल एब्सेंस है साइट की, ठीक है, कि उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये हमने देखा कि अंधापन या कम दृष्टि की जो परिभाषा है या कैसे उनका वर्गीकरण किया गया है। तो दृश्य हानि को विकलांगता व्यक्ति अधिनियम 1995 में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत यहाँ पर परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक है। और उनकी परिभाषा है कि अंधापन एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है कि या तो वहाँ पर जो दृष्टि का पूर्ण अभाव है, कि उसको बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, या जो उसकी विजुअल एक्यूटी है इज नॉट एक्सीडिंग 6/60 और 20/200, राइट, इन द बेटर आई इवन विद करेक्शन लेंसेज, कि अगर हम करेक्शन लेंसेज भी लगा ले तो 6/60 या 20/200 से अधिक जो है उसकी विजुअल एक्यूटी नहीं हो रही है, बेहतर आँख की दृश्य यहाँ पर उसका नहीं हो रहा है। और अदरवाइज जो लिमिटेशन है ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबस्टैंडिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री और वर्स, या तो जो उसकी दृष्टि का क्षेत्र है या दृष्टि के क्षेत्र की सीमा है वो 20 डिग्री या उससे भी खराब कोण में यहाँ पर अंतरित होती है, तो हम इनको बोल सकते हैं कि ये विजुअल ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन में जो कैटेगराइज हमने ब्लाइंड पीपल किए हैं ब्लाइंडनेस के अंदर, उनके अंदर इनकी काउंटिंग होती है कि या तो उसमें जो है कंप्लीट साइट लॉस है, ठीक है, या जो उसकी विजुअल एक्यूटी है 6/60 to 20/200 ही है, या जो उसकी फील्ड के विजन है वो लिमिटेशन है कि वो 20 डिग्री है या उससे भी कम यहाँ पर हो रही है। अंडरस्टैंड। सो टू डिटरमाइन ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है, जो ब्लाइंडनेस इन्वॉल्व देखने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि क्या ये ब्लाइंड है, तो उसमें विजुअल एक्यूटी और जो फील्ड ऑफ विजन है उसका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सो अगर लॉ विजन की हम बात करें, सो इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी बाय द PWD एक्ट। तो जो लो विजन वाली कैटेगरी है ना उसको डिसेबिलिटी में रखा गया है यहाँ पर, ठीक है, बाय द PWD एक्ट 1995 इसके अकॉर्डिंग। एंड इट इज डिफाइंड लाइक पर्सन विद लो विजन मीन्स अ पर्सन विद impairment of visual functioning even after treatment or standard refractive corrections, but who is usually or is potentially not capable of using vision for the planning or execution of a task with an appropriate assistive device। मतलब कि अगर यहाँ पर किसी पर्सन को लो विजन है, उसको हमने ट्रीट भी करा लिया, ठीक है, उसका एक स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव करेक्शन भी करा लिया, बट स्टिल अगर उसको नहीं दिख रहा है, वो कैपेबल नहीं है यहाँ पर प्लानिंग या एग्जीक्यूशन करके बाय द पावर ऑफ हिज विजन, ठीक है, अपने विजन को मतलब देख कर वो किसी चीज़ का पता नहीं लगा सकता है, तो उसको हम यहाँ पर लोगों विजन की कैटेगरी में रखते हैं, राइट। कि PWD अधिनियम 1995 द्वारा कम दृष्टि को विकलांगता की एक ऐसी श्रेणी के रूप में मान्यता दी गई है, और इसे एक प्रकार से इसे परिभाषित किया गया है कि कम दृष्टि वाला व्यक्ति का अर्थ उपचार या मानक अपवर्तक सुधार के बाद भी यदि उसकी दृष्टि में हानि है, ठीक है, और अगर उपयुक्त सहायक उपकरण के साथ भी किसी कार्य की योजना बनाने या निष्पादन करने के लिए, मतलब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो अपनी दृष्टि का उपयोग करने में सक्षम नहीं है, तो ये यहाँ पर कम दृष्टि वाले व्यक्ति के डेफिनेशन के अंडर आता है। तो यहाँ पर कुछ जो है डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट टर्म्स ये है जो हमारे विजुअल इम्पेयरमेंट में होती है, जैसे विजुअल एक्यूटी, जिसको हम दृश्य तीक्ष्णता भी बोल सकते हैं। तो क्या होती है विजुअल एक्यूटी? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी डिटेल्स मेजर्ड एज द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच अ पर्सन कैन सी अ सर्टेन ऑब्जेक्ट divided by the maximum distance
एट विच अ पर्सन विद नॉर्मल आई साइट कैन सी द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि अगर किसी डिस्टेंस पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो जो उसकी डिटेल्स हैं, मेजर्ड एज मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच अ पर्सन कैन सी अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि वो कहाँ तक यहाँ पर अधिकतम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पर जिस तक वो एक वस्तु को यहाँ पर देख सकता है, ठीक है, और उस अधिकतम दूरी से डिवाइड किया जाता है कि जिस पर कोई नॉर्मल व्यक्ति उस दूरी को देख सकता है, ठीक है, कि अगर यहाँ पर किसी को विजन लॉस है तो वो उसको 8 मीटर तक देख सकता है, या किसी को विजन लॉस नहीं है तो वो 16 मीटर से भी देख सकता है, तो उसको हम 8/16 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं विजुअल एक्यूटी, दैट इज दृश्य तीक्ष्णता। इसमें क्या होता है, विवरण देखने की आँख की क्षमता अधिकतम दूरी के रूप में मापी जाती है जिस पर कोई व्यक्ति किसी निश्चित वस्तु को देख सकता है, जिससे उस अधिकतम दूरी से विभाजित किया जाता है जिस पर सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति उस वस्तु को देख सकता है, ठीक है, कि जो सामान्य हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर 16 मीटर के डिस्टेंस तक एक चीज़ को देख सकता है, ठीक है, वही कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो उसको यहाँ पर 10 मीटर के डिस्टेंस से देख सकता है, ठीक है। तो इसके विजुअल एक्यूटी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे 10/16 की, ठीक है, कि नॉर्मल लोग हैं जो वो 16 मीटर तक देख सकते हैं, और यहाँ पर इसको इतनी विजुअल एक्यूटी है, कितना विजन है इसका कि ये 10 मीटर तक ही यहाँ पर देख पा रहा है। अंडरस्टूड। फिर आ जाता है हमारा फील्ड ऑफ विजन, ठीक है, दृष्टि का क्षेत्र। सो द फील्ड दैट बोथ आइज कैन ईजिली सी इन द फ्रंट, ठीक है, जो हमारी दोनों आंखें सामने बिल्कुल देख सकती हैं। द नॉर्मल फील्ड ऑफ विजन इज 180 डिग्री इन द फ्रंट ऑफ अ आई, ठीक है, कि हमारी आंख के सामने जो हम आसानी से देख सकते हैं वो विजन होता है, ठीक है। फील्ड की कौन सा क्षेत्र है हम जहाँ पर देख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ विजन, कि दोनों आंखों के सामने की ओर जो हम आसानी से देख सकते हैं उसको हम यहाँ पर दृष्टि क्षेत्र बोलते हैं। दृष्टि का सामान्य क्षेत्र आंख के सामने कितना होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, कि जो हमारी आइज़ होती है तो हमें इतना जो क्षेत्र है यहाँ पर ये 180 डिग्री यहाँ पर दिखाई देता है, राइट। फिर आ जाता है विजुअल फंक्शनिंग। सो दृश्य कार्य प्रणाली, द डिग्री और एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू यूज विजन फॉर ऑल डेली एक्टिविटीज़, कि फंक्शन कर रहा है वो विजुअल जो एक्टिविटीज़ है उनकी, जो दृश्य है उसको अपनी कार्य प्रणाली में वो यूज़ कर रहा है, कि जो उसकी दैनिक गतिविधियाँ हैं ठीक है उसमें वो दृष्टि का उपयोग कर रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है लो विजन, कम दृष्टि। उसमें होता है अ पर्सन विद इम्पेयर्ड और विजुअल फंक्शनिंग इवन आफ्टर ट्रीटमेंट और स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टिव करेक्शन इनकेपेबल of using vision for planning or execution of a task with an appropriate assistive tool। मतलब कि कोई जो मानक सुधार या अपवर्तक सुधार के बावजूद भी जिसकी दृश्य कार्य प्रणाली कमी है, मतलब जो चीज़ों को सही से यहाँ पर नहीं देख सकता है, ठीक है, वो उचित सहायता उपकरण के बाद भी किसी कार्य की योजना बनाने या उसका निष्पादन करने के लिए, मतलब उस कार्य को करने के लिए दृष्टि का उपयोग करने में सक्षम नहीं है, यहाँ पर नहीं है आएगा, ओके। तो उसको हम यहाँ बोल देते हैं कि ये जो है कम दृष्टि वाला इंसान है, इसको कम दिखाई देता है। सो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन utilizes the following classifications for visually impaired based on the vision in the better eye with the best possible glass correction, ठीक है, कि उन्होंने बेस्ट पॉसिबल करेक्शन के बाद भी कुछ विजुअल इम्पेयर्ड क्लासिफिकेशंस निकाली हैं, कि अगर किसी का जो विज़न है वो 20/30 से 20/60 तक है तो उसको हम माइल्ड विजन लॉस या नियर नॉर्मल विजन की तरह डिफाइन करेंगे, कि इसको जो है हल्की दृष्टि हानि या लगभग सामान्य दृष्टि हम इसको बोल सकते हैं। वहीं अगर किसी का विजन लॉस 20/70 से 20/160 तक है तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये एक मॉडरेट विजुअल इम्पेयरमेंट है, और एक मॉडरेट लो विजन हम बोल सकते हैं कि हाँ इसको जो मध्यम दृष्टि हानि यहाँ पर हुई है, राइट। अगर यहाँ पर हुआ है हमारा 20/200 से 20/400, सो इट इज़ कंसीडर सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है, कि अगर उसका इतना विजन लॉस हुआ है 20/200 to 20/400 तो उसको हम यहाँ पर सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट और सीवियर लो विजन के
क्लासिफिकेशन उसको की कैटेगरी में रखेंगे कि इसका जो है विजन लॉस वो सीवियर है. In the United States, a person with 20/200 in the better eyes is considered legally blind. और जो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स है वहाँ पर अगर किसी का विजन बेटर आई का 20/200 है तो उसको लीगली ब्लाइंड की कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है. वहीं 20/500 to 20/1000 कंसिडर्ड प्रोफाउंड विजुअल इम्पेयरमेंट और प्रोफाउंड लो विजन. ठीक है, ये बिल्कुल ही ज़्यादा यहाँ पर प्रोफाउंड विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाता है. और अगर 20/1000 से लेस है तो ये नियर टोटल विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाता है कि वो बस टोटल ब्लाइंडनेस के काफ़ी पास है, कि थोड़ा बहुत जो है कुछ परसेंटेज उसको दिखाई देता है, अदरवाइज उसको नहीं दिखाई देता. और फिर बिल्कुल लास्ट में आ जाता है नो लाइट परसेप्शन. ठीक है, इसको बिल्कुल टोटल ब्लाइंडनेस की जो उसका लाइट का परसेप्शन ही नहीं पता, उसके आईज हैं जो उसमें लाइट का कोई परसेप्शन नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर टोटली विजुअल इम्पेयर्ड की कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है, हमने देखा कि 20/200 से 20/400 की अगर यहाँ पे दृष्टि की हानि है तो उसे गंभीर दृष्टि हानि के रूप में देखा जाता है. इनफैक्ट जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यहाँ पर, अगर वहाँ पर किसी की दृष्टि 20/200 है बेहतर आँखें, तो उसे वहाँ पर कानूनी रूप से अंधा माना जाता है. और अगर 20/500 से 20/1000 हम बोले कि किसी का विजन लॉस है, दृष्टि हानि है यहाँ पर, तो उसे गहन दृष्टि हानि हम बोलते हैं. और अगर 20/1000 से अगर कम है तो उसको हम बोलते हैं कि लगभग पूर्ण दृष्टि हानि यहाँ पर है. ठीक है, कि थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज उसको दिखाई नहीं देते, अदरवाइज वो उसको हम पूर्ण अंधपन यहाँ पर मान सकते हैं. ठीक है, और फिर आती है कैटेगरी कि उसको जो है प्रकाश का बोध ही नहीं है. ठीक है, उसको लाइट का पता ही नहीं है, तो ये क्या है, एक पूर्ण अंधपन यहाँ पर माना जाता है, टोटल ब्लाइंडनेस वाली कैटेगरी में आता है. राइट. द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 11 in 2018 classifies vision impairment in two groups, distance and near presenting vision impairment. ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन हुई थी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, उन्होंने विजुअल इम्पेयरमेंट को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था. एक था डिस्टेंस विजन इम्पेयरमेंट, जिसमें माइल्ड क्या था, अगर विजुअल एक्यूटी यहाँ पर 6/12 से कम है. ठीक है, मॉडरेट अगर जो विजुअल एक्यूटी है यहाँ पर 6/18 से कम है. सीवियर अगर यहाँ पर विजुअल एक्यूटी है जो 16/60 तक जा रही है. ठीक है, ब्लाइंडनेस अगर यहाँ पर जो विजुअल एक्यूटी है उसकी 3/60, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा जा रही है, तो ये बहुत टोटल ब्लाइंडनेस का यहाँ पर केस हो जाता है. ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण 11 जो 2018 में दृष्टि हानि के 2 समूहों में वर्गीकृत करता है, तो उसमें था एक दूरदृष्टि हानि कि अगर हल्का देखें तो अगर 6/12 या उससे भी बदतर है, ठीक है, तो उसको हल्की दृष्टि हानि में लेंगे. अगर 6/18 से भी बदतर है तो उसको मध्यम, और अगर 6/60 से बदतर है तो उसको गंभीर, और अगर 3/60 या उससे बदतर है तो उसको हम यहाँ पर एक टोटल ब्लाइंडनेस अंधपन वाली कैटेगरी में रख देते हैं. ठीक है, सो नियर विजन इम्पेयरमेंट होता क्या है. सो प्रेजेंटिंग नियर विजुअल एक्यूटी वर्स देन N6 or M.08 with existing correction. A person experience of vision impairment varies depending upon many different factors. This includes, for example, the availability of prevention and treatment interventions, access of vision rehabilitation, including assistive products such as glasses or white canes, and whether the person experiences problem with inaccessible buildings, transport or information. ठीक है, तो विजुअल इम्पेयरमेंट, नियर विजन इम्पेयरमेंट किसको बोलेंगे, जिसकी विजुअल एक्यूटी यहाँ पर N6 या M.8, ठीक है, अगर करेक्शन के बाद भी इतनी रह जाती है तो उसको हम नियर विजन इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन के अंदर रखते हैं कि इसको जो है प्रिवेंशंस के बाद भी, ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें हैं कि इसको ग्लासेस प्रॉपर दिए, उसका ट्रीटमेंट हुआ, स्टिल उसका जो विजन एक्यूटी है वो N6 या M.8 यहाँ पर रहती है, तो उसको जो है नियर विजन इम्पेयरमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है. जो बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है कि उसको ट्रीटमेंट इंटरवेंशन कैसे मिली है, क्या उसको एक्सेस है रिहैबिलिटेशन के लिए, ठीक है, उसके ग्लासेस हैं, उनका प्रोडक्ट कैसा है, उसको जो क्या प्रॉब्लम वो अपनी लाइफ में फेस करा, तो ये इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर डिपेंड करता है. ठीक है, जो निकट दृष्टि हानि है.
तो मौजूदा दृष्टि सुधार के साथ अगर दृश्य तीक्ष्णता N6 या M.808 से भी बदतर है तो हम उसको निकट दृष्टि हानि में बोलती है, ठीक है। और ये क्या होता है, यह व्यक्ति की दृष्टि हानि का अनुभव बहुत अलग अलग कारकों से हो सकता है, बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि हमने उसकी रोकथाम के लिए क्या किया है, उसकी उपचार है कैसा हो रहा है, उसकी दृष्टि में पुनर्वास तक पहुंच कैसी है यहाँ पर व्यक्ति, ठीक है, और क्या व्यक्ति को दुर्गम इमारतों, परिवहनों, सूचना या समस्याओं का यहाँ पर अनुभव। तो जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है, उन्होंने इसको 2 ग्रुप्स में डाला है हमारी विजन इम्पेयरमेंट को, डिस्टेंस विजन इम्पेयरमेंट और दूसरा है नियर विजन इम्पेयरमेंट। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा डिस्टेंस विजन इम्पेयरमेंट। इसको उन्होंने 4 टाइप से क्लासीफाई किया है। पहला आता है माइल्ड, अगर हमारी जो विजुअल एक्यूटी है वो 6/12 या उससे भी वर्स, उससे भी ख़राब हो जाती है। फिर आता है मॉडरेट, अगर जो विजुअल एक्यूटी है वो 6/18 या उससे भी वर्स हो जाती है। फिर आ जाता है सीवियर केस, अगर जो हमारी विजुअल एक्यूटी है वो 6/60 से वर्स हो जाती है। एंड देन कम्स टू ब्लाइंडनेस, अगर हमारी जो विजुअल एक्यूटी 3/60 है तो हम उसको यहाँ पर एक कंप्लीट ब्लाइंडनेस वाली कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। फिर आ जाता है नियर विजन इम्पेयरमेंट, जिसकी हमें डेफिनेशन भी करनी है। सो नियर विजन इम्पेयरमेंट ब्रॉडली कंसिडर्ड एज डिफिकल्टी विद नियर विजन टास्क at reading distance and commonly defined as a near vision of 20/40 or worse increase with age, ठीक है। तो नियर विजन में क्या होता है, आमतौर पर जो पढ़ने की दूरी है, ठीक है, या जो निकट दृष्टि कार्यों में कठिनाई उसको होती है, और ये क्या है, एज के साथ बढ़ता है, ठीक है। और अगर हम बोलते हैं कि विजुअल एक्यूटी हमारी 20/40 या उससे बदतर यहाँ पर हो जाती है तो हमारा जो है नियर विजन इम्पेयरमेंट हो जाता है। Near vision impairment is most commonly caused by presbyopia, a universal age-related diminution in elasticity and accommodative ability of the lens। तो इसमें क्या होता है, जो elasticity है ना, जो हमारी आइज में लेंस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो जो निकट दृष्टि हानि है आमतौर पर प्रेसबायोपिया के कारण होती है, ठीक है। एक डिजीज़ का नाम है। इस डिजीज़ में क्या होता है, जो लेंस है उसकी लोच और समायोजन की क्षमता है वो यहाँ पर उम्र के साथ साथ वो कम हो जाती है, तो उसके कारण हमें क्या हो जाता है, हमारा नियर विजन इम्पेयरमेंट यहाँ पर हो जाता है, राइट। सो नियर विजन इम्पेयरमेंट refers to a condition in which an individual experiences difficulties in seeing and focusing on objects that are close to them, typically within arm's length। अगर हमारी आर्म की लेंथ के विदिन, मतलब इतने डिस्टेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, स्टिल हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो वो हमारा आ जाएगा नियर विजन इम्पेयरमेंट केस में, राइट। The condition can affect tasks such as reading, writing or any activity that requires clear vision at a short distance, ठीक है, कि हमें शॉर्ट डिस्टेंस में कोई भी एक्टिविटी करनी है तो अगर हमारा नियर विजन इम्पेयरमेंट है तो हम उनमें कंसंट्रेट यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। It is distinct from other vision impairments that may impact distance vision, highlighting a specific challenges individual face when trying to see things up close। Near vision impairment can be caused by various factors including refractive errors, age-related changes in the eyes and underlying eye conditions, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि अगर विद इन आर्म लेंथ है, वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है पास की, हम रीडिंग कर रहे हैं जहाँ पे हमें फोकस करना होता है, ठीक है, तो उन चीज़ों में यहाँ पर नियर विजन के साथ हमें डिफिकल्टी होती है। और ये क्या है, कुछ रिफ्रैक्टिव एरर्स हो हमारे आइज़ में तब हो सकता है, एज के साथ साथ भी ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और हमारा मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो ये सब फैक्टर्स है जिससे हमें जो नियर विजन इम्पेयरमेंट यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और ये कुछ चैलेंजेस हमें लाइफ में मिल सकते हैं। तो नियर विजन जो निकट दृष्टि हानि है का एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें व्यक्ति को उन वस्तुओं को देखने और उन पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयों का अनुभव होता है जो उनके करीब है, राइट। आमतौर पर हाथ की लंबाई के भीतर यह स्थिति पढ़ने, लिखने या किसी भी गतिविधि जैसे कार्यों को प्रभावित करती है। इसके लिए कम दूरी पर स्पष्ट दृष्टि की आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब जिसके लिए अगर हमें रीडिंग करनी है तो कम दूरी पे, लेकिन हमें स्पष्ट दृष्टि चाहिए होती है ताकि हम अच्छे से पढ़ सके कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। या यह अन्य दृष्टि दोषों से अलग है जो कि दूर की दृष्टि को प्रभावित कर सकते हैं। मतलब औरों के जैसे नहीं है कि दूर की दृष्टि तो हमारी ठीक है, ये इसमें क्या होता है, पास वाली चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। यह उन विशिष्ट चुनौतियों को भी उजागर करता है जिसका सामना व्यक्तियों को
चीज़ों को करीब से देखने की कोशिश करते समय करना पड़ता है। निकट दृष्टि हानि विभिन्न कारणों के कारण हो सकती है, जिनमें अपवर्तक त्रुटियां, आंखों में उम्र से संबंधित परिवर्तन या अनिहित आंख की स्थिति शामिल है। ठीक है, इन सभी कारणों से भी ये हमारी जो निकट दृष्टि दोष यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशंस NSSO and census 2011. So globally it is approximated that no less than 2.2 billion individuals are affected by vision impairment or blindness. ठीक है, कि मतलब इतने सारे लोग अप्रॉक्स 2.2 बिलियन लोग हैं जो यहाँ पर विजुअल इम्पेयरमेंट को फेस कर रहे हैं, ब्लाइंडनेस को, विद एटलीस्ट 1 बिलियन एक्सपीरियंसिंग विजुअल इम्पेयरमेंट दैट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड और रिमेन्स अनएड्रेस्ड। ठीक है, मतलब इतने सारे लोग यहाँ पर क्या है विजुअल इम्पेयरमेंट फेस कर रहे हैं, बट उनमें से 1 बिलियन लोग ऐसे हैं कि अगर हम उनको पहले से देख लेते, अर्ली इंटरवेंशन उसका हो जाता तो उसको प्रिवेंट कर सकते थे, राइट, दैट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, बट हमने उसको प्रिवेंट नहीं किया। ठीक है, तो वो अब क्या विजुअल इम्पेयरमेंट के केसेस वो इतने सारे बढ़ गए हैं। Among this billion, there are those with moderate or severe distance vision impairment or blindness attributable to uncorrected refractive errors, 123.7 millions। ठीक है, ये दिखाया गया कि जो इतनी ये यहाँ पर आइज़ की बीमारियाँ हम कह सकते हैं एरर्स जो थे, उनमें कितने लोग उनको फेस कर रहे हैं, ये जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनको। एडिशनली देर इज़ अ नियर विजन इम्पेयरमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम अनकरेक्टेड प्रेसबायोपिया अफेक्टेड 826 मिलियन इंडिविजुअल्स, राइट। और इसमें से जो प्रेसबायोपिया है उसमें भी हमने देखा कि 826 मिलियन इंडिविजुअल्स यहाँ पर इन चीज़ों से अफेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये हमने डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन दी है, एक जनसांख्यिकीय जानकारी हमारी सेंसस थी, जो जनगणना थी 2011 उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कि जो कम से कम 2 बिलियन लोग हैं उनको दृष्टि हानि है, लेकिन उनमें से 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको हम ठीक कर सकते थे, बट हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उस बीमारी पर उनको ठीक नहीं किया गया। तो अब क्या देखा क्या है कि मध्यम या गंभीर दूरी की दृष्टि हानि या असंशोधित अपवर्तक त्रुटि, ठीक है, ये मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, ठीक है, ये इतने सारे डिजीजेज हैं आइज़ की, तो इनके कारण उनके जो विजन इम्पेयरमेंट यहाँ पर हो गई है, उनको जो है दृष्टि हानि हो गई है। रिगार्डिंग रीजनल वेरिएंसेस, द प्रेवलेंस ऑफ डिस्टेंस विजन इम्पेयरमेंट इज एस्टिमेटेड टू बी 4 times हायर इन लो एंड मिडिल इनकम रीजन्स। ठीक है, कि जो लो या मिडिल इनकम रीजन्स है यहाँ पर 4 times हाई बताया गया हमारे विजन इम्पेयरमेंट को। ठीक है, कि अगर कोई अच्छे से डेवलप्ड कंट्री है उसके साथ अगर हम कंपेयर करें कि जो लो और मिडिल क्लास यहाँ पर मिडिल इनकम वाली जो कंट्रीज़ हैं उनमें क्या है कि 4 times यहाँ पर विजन इम्पेयरमेंट वाले लोगों के केसेस यहाँ पर मिल रही हैं। कंसर्निंग नियर विजन, अनएड्रेस्ड नियर विजन इम्पेयरमेंट इज प्रोजेक्टेड टू एड्रेस एक्सीड 80% in Western, Eastern and Central Sub-Saharan Africa, while the corresponding rates in high income regions like North America, Australasia, Western Europe and Asia Pacific are purportedly below 10%। ठीक है, कि ये जो डेवलप्ड कंट्री हमने देखा वहाँ पर इनके केसेस अप्रॉक्सीमेटली 10% है, वाइल जो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल सब सहारन अफ्रीकन, वहाँ पर 80% केसेस इनके मिलते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द एजिंग डेमोग्राफिक कंट्रीब्यूट टू एलिवेटेड रिस्क ऑफ मोर पीपल डेवलपिंग इन विजन इम्पेयरमेंट। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, अगर वहाँ पर पॉपुलेशन की भी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, ठीक है, जैसे कि इंडिया में हो रही है, ठीक है, बेसिकली, तो उससे क्या है, हम जो पहले लोग हैं उनको ही यहाँ पर टैकल नहीं कर पा रहे इस प्रॉब्लम को, तो वहाँ पर जब पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी तो वहाँ पर ज़्यादा की चांसेस हैं विजन इम्पेयरमेंट वाले लोगों के, राइट। तो हमने देखा कि क्षेत्रीय विभिन्नताओं से संबंध में उच्च आय वाले क्षेत्रों की तुलना में जो निम्न या मध्यम आय वाले क्षेत्रों में देखिए तो जो दूर दृष्टि की हानि की व्यापकता है वो कितनी है, 4 गुना अधिक है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के संबंध में पूर्वी, पश्चिमी और मध्यम उप सहारा अफ्रीका के निकट दृष्टि हानि का समाधान न किए जाने का अनुमान 80%, मतलब 80% लोग वहाँ पर ऐसे हैं विजुअल इम्पेयर्ड लोग, दृष्टि हानि वाले लोग, कि जिनका ठीक करने का प्रयास ही नहीं किया गया है। ठीक है, जबकि उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोप या
एशिया प्रशांत जैसे उच्च आय वाले क्षेत्रों में इसी दर के होने का अनुमान 10% से भी नीचे है। ठीक है, कि वहाँ पर मतलब होगा कि 100 में से 10 लोगों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज 90 लोगों को उन्होंने ठीक कर दिया है। और वाइल यहाँ पर क्या हो रहा है कि 100 में से 20 लोगों को ठीक किया जा रहा है, बट 80 लोग वहाँ पर इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन उनको नहीं मिल पा रहा है। और इसके साथ साथ अगर जनसंख्या में वृद्धि यहाँ पर हो जाती है तो जो जनसांख्यिकी बढ़ती है तो उससे भी अधिक लोगों में दृष्टि हानि विकसित होने का यहाँ पर जोखिम बढ़ जाता है, क्योंकि जो पहले ही कम थी जनसंख्या तभी हम उस चीज़ को ठीक नहीं कर पाए, तो अब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो वो चीज़ें भी यहाँ पर बढ़ेंगी। So, the National Sample Survey 1991 provides some demographic insights about the disabilities in India. वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। The count of physically disabled individuals in India was 16.15 million, constituting approximately 1.9% of the total population। ठीक है, कि अगर हम फिजिकली हैंडीकैप की यहाँ पर बात करें इंडिया में तो उसकी पॉपुलेशन कितनी है, 16.15 मिलियन लोग इंडिया में यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो कि अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें तो उसका 1.9% इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का यहाँ पर फिजिकली डिसेबल्ड लोगों में आ जाता है। A substantial 74.3% of persons with disabilities reside in rural areas। ठीक है, कि और जो उनमें से 73.3% जो डिसेबल्ड लोग हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं। एंड द प्रेवलेंस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी इज नोटेड टू बी 2% इन रूरल रीजन्स एंड 1.6 इन अर्बन एरियाज। ठीक है, और अगर हम फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करें तो वो 2% हो जाती है अगर हम रूरल एरियाज में जाएं, और अगर हम अर्बन एरियाज में जाएं तो वो 1.6% अर्बन एरियाज में हमें मिलती है। द इंसिडेंस रेट इज रिपोर्टेड टू बी 90 पर लाख इन रूरल एरियाज। ठीक है, कि 90 लोग पर लाख एक रूरल एरिया में वहाँ पर उनको ऐसे डिसेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, एक्सीडिंग द रेट ऑफ 83 इन अर्बन एरियाज। ठीक है, और अर्बन एरियाज में क्या रेट या ये क्या है, 83 है, वाइल रूरल एरियाज में ये रेट हमारा कितना हो जाता है, 90। तो जनसंख्या नमूना सर्वेक्षण जो 1999 में किया भारत में विकलांग व्यक्तियों के बारे में पता लगाने के लिए, तो उसमें मैं क्या पता लगा कि जो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति वो कितने हैं, 16.15 मिलियन है, जिनमें से कुछ कुल जनसंख्या का 1.9% वो हो जाते हैं। ठीक है, जो आते हैं हमारे शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों में। उनमें से 74.3% विकलांग व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। शारीरिक विकलांगता की व्यापकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2% है। ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में कितनी है, 1.6% बताई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की घटना दर भी यहाँ पर कितनी है, 90 प्रति 1 लाख बताई गई है, और यहाँ पर शहरों की कितनी है, 83 की दर बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर रूरल एरियाज में अगर हम देखें कि जो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं तो उनकी यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है। स्लाइटली हायर प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस रेट्स आर ऑब्जर्व अमंग मेल्स एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, और यहाँ पर महिलाओं की तुलना में क्या है, पुरुषों में थोड़ा अधिक प्रसार और घटना की दर देखी गई है, कि महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुषों को हमने पाया है कि उनमें ज़्यादा ऐसे विकलांगता वाली यहाँ पर कंडीशंस पैदा हो रही हैं। Around 12.4% of these individuals experienced more than one type of physical disability। और क्या है, इंडिया में 12.4% है अराउंड। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या हैं, वो एक से ज़्यादा टाइप की फिजिकल डिसेबिलिटी यहाँ पर फेस कर रहे हैं, कि लगभग 12.4% व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक प्रकार की यहाँ पर शारीरिक विकलांगता का वो अनुभव करते हैं। द लार्जेस्ट कैटेगरी इज पर्सन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक है, अगर हम लार्जेस्ट देखें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डिसेबिलिटी कौन सी है, तो पहले नंबर पे आएगी हमारी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसके क्या है 7.6 मिलियन लोग यहाँ पर उसको फेस कर रहे हैं। फॉलोड बाय दूस विद स्पीच और हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, उसके बाद स्पीच और हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले आ जाते हैं हमारे 4.5 मिलियन, एंड विजुअल इम्पेयरमेंट वाले आ जाते हैं हमारे 4 मिलियन। ठीक है, तो सबसे बड़ी श्रेणी लोकोमोटर विकलांगता है, जिसमें 7.6 मिलियन लोग यहाँ पर इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। उसके बाद जो बोलने या सुनने की क्षमता है उसमें 4.5 मिलियन, और दृश्य हानि वाले लोग यहाँ पर 4 मिलियन पाए गए हैं।
So approximately 9% of the households in rural India and 7% in the urban areas have at least one disabled person. ठीक है, कि ग्रामीण भारत में लगभग 9% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 7% घरों में कम से कम एक विकलांग व्यक्ति यहाँ पर पाया गया है इंडिया में. ठीक है, अमंग दीज हाउसहोल्ड्स अबाउट 92% हैड वन डिसेबल्ड पर्सन. ठीक है, कि इन घरों में से भी जो है हमने बताया कि 9% और 7%, कि इनमें से अब देखें कि 92% में तो है कि इनमें एक ही डिसेबल्ड पर्सन है, बट 7% यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं कि उस घर में यहाँ पर 2 डिसेबल्ड पर्सनस रहते हैं. एंड लेस देन 1% रिपोर्टेड 3 और मोर डिसेबल्ड पर्सन. और वहाँ पर 1% या उससे भी कम चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि वहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा ऐसे डिसेबल्ड पर्सनस रहते हो इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज. तो हमने देखा कि इन घरों में लगभग 92% में एक विकलांग व्यक्ति था, 7% में 2 विकलांग व्यक्ति थे और 1% से भी कम ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 3 या अधिक विकलांग व्यक्तियों की सूचना दी थी. राइट, so around 25% in rural areas and 20% in urban areas are considered severely disabled. ठीक है, कि जो हमने डिसेबल्ड लोग देखे उसमें से भी 25% हम गांव से देखे और 20% जो है शहर से, वो सीवियर डिसेबल्ड कंडीशन में थे, अनेबल टू फंक्शन इवन विद एड्स एंड अप्लायंसेस. ठीक है, कि जिनको हम कुछ यहाँ पर सहायता करके भी, कुछ उपकरणों का उपयोग करके भी उनकी सहायता हम यहाँ पर नहीं कर सकते थे. कि ग्रामीण क्षेत्रों में 25% और शहरों में 20% लोग यहाँ पर अभी भी ऐसे थे जो गंभीर रूप से विकलांग माने जाते थे, जिनको हम उपकरणों की अगर सहायता भी देते थे तो उसके कारण भी वो काम करने में असमर्थ थे. राइट, सो इन रूरल एरियाज about 70% of disabled persons are reported as illiterate compared to 46% in urban areas. ठीक है, कि जो लिटरेसी रेट है वो भी रूरल एरियाज में कम था. जो मतलब यहाँ पर बोलते जो पढ़े लिखे नहीं थे लोग, वो 70% थे हमारे गांव में, और अगर अर्बन एरियाज में देखें तो वो 46% थी. सो ओनली 4% ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन रूरल इंडिया हैव एन एजुकेशनल लेवल ऑफ सेकेंडरी एंड अबव. तो हम देखें कि गांव में बस 4% ऐसा होता था कि किसी कोई है इंसान डिसेबिलिटी जिसको है वो सेकेंडरी या इससे अबव लेवल पर पढ़ सकता था. इन कॉन्ट्रास्ट 12% इन अर्बन एरियाज. और अगर हम शहरों में देखें तो वहाँ पर 12% ऐसे डिसेबल्ड लोग थे. ठीक है, जो वहाँ पर सेकेंडरी या उससे ज़्यादा एजुकेशन ले पाते थे. राइट, या this is might be difficult for you to understand, but you have to learn these, right, because it is a demographic insight about the census of 2011. Right, employment statistics indicate that only 29% and 25% of persons with disabilities आर एम्प्लॉयड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. ठीक है, यहाँ पर देखा था हमने कि एजुकेशन गांव में बस 100 में से अगर 100 विकलांग व्यक्ति हैं तो उनमें से 4 लोग ही ऐसे हैं कि जो सेकेंडरी या उससे अबव एजुकेशन ले पा रहे हैं. और अगर हम शहरों की बात करें तो वहाँ पर भी 12 या उससे थोड़े ज़्यादा ही लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन ले पा रहे हैं. 100 में से अगर 100 यहाँ पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं तो उनमें से 12 लोग ही ऐसे जो यहाँ पर अपनी सेकेंडरी या उससे ज़्यादा एजुकेशन कंप्लीट कर पाते हैं. ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट कितनी हो रही है कि रूरल में यहाँ पर 29% लोग काम कर रहे हैं डिसेबल्ड, और अर्बन में यहाँ पर 25% लोग काम कर रहे हैं. आउट ऑफ दीज 60% आर सेल्फ एम्प्लॉयड. वहाँ उनमें से भी क्या है कि 60% तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड है कि अपना खुद का कुछ काम कर रहे हैं. 7% आर रेगुलर एम्प्लॉयज़. ठीक है, कि किसी रेगुलर इंस्टीट्यूशन में या किसी गवर्नमेंट जॉब में वो इन्वॉल्व है, रेगुलर एम्प्लॉयज़ है. एंड द रिमेनिंग 33% वर्क्स एज कैजुअल लेबरर्स. ठीक है, कि उनमें से 33% जो है कैजुअल लेबरर्स की तरह वहाँ पर वो काम करते हैं. तो ये हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 70% विकलांग व्यक्ति को निरक्षर बताया गया है, जबकि शहरी आंकड़ों में यह 46% है. ठीक है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में 70% लोग निरक्षर मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, निरक्षर हैं. और शहरों में देखें तो वहाँ पर
पढ़े लिखे यहाँ पर 46% लोग नहीं हैं, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। कि गांव में इतने निरक्षर हैं तो पढ़े लिखे कितने होंगे, 30 लोग, कि 100 में से 30 लोग यहाँ पर पढ़ते हैं और 70 लोग यहाँ पर नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो ग्रामीण भारत में केवल 4% विकलांग व्यक्तियों का शैक्षिक स्तर माध्यमिक या उससे ऊपर है, और जबकि शहरी क्षेत्रों में 12%। तो हमने देखा ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही एक एजुकेशन कम है, तो अगर विकलांग व्यक्तियों की बात करेंगे तो वहाँ पर 4% ही ऐसे व्यक्ति हैं विकलांग जो यहाँ पर माध्यमिक या उससे ऊपर के स्तर तक पढ़ाई कर रही हैं। और अगर हम शहरों की बात करें तो वो यहाँ पर 12% हो जाती है, ठीक है। कि गांव के अकॉर्डिंग वो 3 गुना यहाँ पर शहरों में देखा गया है कि 3 गुना विकलांग व्यक्ति जो है माध्यमिक या उससे ऊपर के स्तर पर पढ़ रहे होते हैं। अगर रोजगार के आंकड़े हम देखें तो ग्रामीण और शहरी भारत में क्रमशः कि गाँव में देखा जाए तो 29% और शहरों में देखा जाए तो 25% विकलांग व्यक्ति कार्यरत है, कि कुछ ना कुछ वो कार्य कर रही हैं। इनमें से 60% लोग हैं जो खुद का ही कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। खुद से कुछ काम कर रहे हैं, खुद की शॉप हो गई या खुद का कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। 7% नियमित कर्मचारी जो कोई रेगुलर जॉब कर रहे हैं, और शेष 33% आकस्मिक मजदूर के रूप में यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, मजदूरी करते हैं। अब देख रहे थे इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, ठीक है। कि अगर हम इन चीज़ों को पहले डिटेक्ट कर ले, उसको पहले ही ठीक कर दे, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। सो द टर्म अर्ली इंटरवेंशन सिग्निफाइज प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। कि हम जो अगर चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है तो उसके अर्ली स्टेजेस में ही, ठीक है। कि जब वो इन्फेंट होता है 0 से 2 साल तक के बीच में, 4 साल तक के बीच में ही उसको इतनी केयर करें, उसका ध्यान रखें कि हम पता लगा सकें कि उसको कौन सी बीमारी, कौन सी डिसेबिलिटी है, ताकि हम उसको अच्छे से ठीक कर सकें। अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट IDEA, infants and toddlers eligible for early intervention along with their families can receive service from birth until the age of 3, ठीक है। कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, कुछ इन्फेंट्स हैं या टॉडलर्स हैं जो अर्ली इंटरवेंशन के लिए एलिजिबल है, जिनकी अर्ली इंटरवेंशन होनी चाहिए, जिनको कुछ हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई हाँ इसको हियरिंग लॉस है या इसको विजन लॉस है, तो उसमें क्या है उनकी फैमिलीज़ को वो 3 साल तक की सर्विस देते हैं बर्थ के बाद तक की, ठीक है, कि उसको ठीक वो कर सकें। फिजिकल इंडिकेशंस ऑफ विजन प्रॉब्लम्स इंक्लूड ड्रॉपिंग आईलिड्स ओवर वन और बोथ आइज के, कि उनकी जो आईलिड्स हैं आंखों के ऊपर गिरी हुई होती हैं, ठीक है। कि ड्रॉपिंग आईलिड्स है बोथ आइज में, अगर वो आंखें बंद करते हैं उसके बाद भी आंखों का कुछ पार्ट ऐसे दिखता है कि वो फुल कवरेज जो है आइज़ की, अगर हम आइज़ क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, तब भी ये वाला पार्ट जो है वो ऐसे कैसे रहता है, आइज़ कवर नहीं हो पाती है। या क्लियर स्क्विंट, ठीक है, कि वो क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहा है, धुंधलापन, ठीक है। हम इसको ऐसे बहंगा भी बोल सकते हैं कि एक आँख दूसरी डायरेक्शन में देख रही है और दूसरी आइज़ की उसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगला बंदा अच्छे से नहीं देख पा रहा है। जर्की आई मूवमेंट्स हो गया, ठीक है, कि वो जर्की आई मूवमेंट्स कर रहा है देखते टाइम, बार बार उसका कंट्रोल नहीं है, उसकी पलकें झपक रही हैं, और आई दे डू नॉट मूव टुगेदर, ठीक है। और ऐसी आंखें जो एक साथ जो है मूवमेंट नहीं करती हैं, तो ये सारे केसेस क्या हो जाते हैं, हमारे विजन प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक। तो पेरेंट्स को इनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एंड अदर साइंस में इंक्लूड, और इनमें कुछ और भी साइंस हो जाते हैं, तो इनमें क्या है पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, और जल्दी से जल्दी यहाँ पर कंसल्ट करना चाहिए ताकि एक हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकें कि क्या ये सही में विजुअल प्रॉब्लम है कोई, और अगर है तो उसका इंटरवेंशन यहाँ पर हम करा सकें, राइट। तो शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप का महत्व हम देख रहे थे। तो हमने देखा कि प्रारंभिक हस्तक्षेप है, अगर हम वो देखते हैं कि जीवन के शुरुआती चरण के दौरान बच्चे के विकास में सहायता उससे प्राप्त हो जाती है, तो विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम है उसके अनुसार अगर प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए पात्र शिशु और बच्चे, ठीक है, कि हम किसी के मिल जाता है कि भाई इसमें प्रारंभिक हस्तक्षेप होना चाहिए, तो उनके परिवार के साथ जन्म से 3 वर्ष की आयु तक सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वो उनको सेवाएं प्राप्त करेंगे कि भाई हम इसको कैसे भी इसको ठीक कर सके इस प्रॉब्लम को। दृष्टि समस्याओं के भौतिक संकेतों में एक या दोनों आंखों पर पलकें झपकना, बंद होने पर आंखों का अधूरा कवरेज, स्पष्ट बहंगापन, आंखों का झटकते से हिलना या आंखों का एक साथ न हिलना, ये ऐसे लक्षण है जिससे क्या है माता पिता को यहाँ पर बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए, ठीक है, कि कहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे अनदेखा नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को, ठीक है, ताकि हम उसकी शीघ्र यहाँ पर पहचान
कर सके। तो इसमें क्या है, लैक ऑफ आई कॉन्टेक्ट विद अदर्स, ठीक है, वो आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते हैं। रीचिंग इन फ्रंट ऑफ और बियॉन्ड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि एकदम से किसी ऑब्जेक्ट के आगे या पीछे चले जाना बच्चे का। होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लोज और फार टू सी देम, ठीक है, कि किसी ऑब्जेक्ट को बहुत क्लोजली जाकर वो होल्ड करता है और बहुत दूर जाकर देखता है। टर्निंग द हेड वाइल यूजिंग द आइज, ठीक है, आइज का यूज़ करता है तो अपने हेड को टर्न करता है। कॉन्टिन्यूस पुशिंग और पॉकिंग ऑफ द आइज, ठीक है, कि वो हमें दिख रहा है कि भाई एक पुश करके आंखों से ऐसे देख रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा ध्यान वहाँ पर लगाना पड़ रहा है। लुकिंग अबव बिलो और द साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंस्टीड ऑफ डायरेक्टली एट इट, ठीक है, कि वो ऊपर से देखेगा, साइड से देखेगा ऑब्जेक्ट को, मतलब वो सीधा सा एक ऑब्जेक्ट को नहीं देखता है। बम्पिंग इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी सीइंग एट नाइट, ठीक है, वो टकरा जाता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट से और उसको रात को देखने में यहाँ पर कठिनाई होती है। फीलिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड इंस्टीड ऑफ यूजिंग द आइज, ठीक है, कि वो फील करके उनको पहचानते हैं इंस्टीड ऑफ लुकिंग यूजिंग द आइज, देख कर उनको नहीं पहचानते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है जिनसे भी हम अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं कि पहले ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या बच्चे को यहाँ पर कोई विजुअल प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या है, दूसरों से अगर नज़रें मिलाने में कमी है या वो किसी वस्तु के बिल्कुल आगे या उससे पीछे पहुंच जाता है, ठीक है, वस्तु को देखने के लिए उसके पास या दूर तक उसको पकड़ता है, या तो बिल्कुल पास से पकड़ता है या उसको बिल्कुल दूर से, मतलब एक नॉर्मल डिस्टेंस से वो नहीं देखता है। आंखों का उपयोग करते समय सिर को घुमाता है, वो सिर को झुकाता है, आंखों को लगातार धकेलना या पूछना करता है। किसी वस्तु को सीधे देखने के बजाय उसके ऊपर नीचे किनारे की ओर देखता है। रात में वस्तु से टकराना और देखने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है और आंखों का उपयोग करने के बजाय ज़मीन पर वो वस्तु को महसूस करके फाइंड आउट करता है कि भाई ये है क्या। सो अर्ली इंटरवेंशन कैन बी क्रूशल इन प्रिवेंटिंग blindism behaviors in children. A qualified teacher should organize an early education program to foster the accurate and effective use of child's senses. Parents should be actively involved in these programs as many are unfamiliar with techniques used to teach visually impaired children. ठीक है, तो हमने देखा कि जो बच्चे हैं उनमें अंधपन के व्यवहार को रोकने के लिए एक प्रारंभिक हस्तक्षेप यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि भाई उसको जल्दी से हम फाइंड आउट कर सके कि प्रॉब्लम है क्या। एक योग्य शिक्षक अगर हम उसकी बात करें तो बच्चे की इंद्रियों के सटीक और प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजन करना चाहिए कि टीचर्स को स्पेशली, ताकि जो माता पिता है वो भी इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल हो, कि उनको पता हो कि भाई जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं जिनको दृष्टि हानि है उनसे कैसे डील करना है। क्योंकि कई लोग दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों से अपरिचित है, ठीक है, उनको लगता है कि भाई इसको मतलब दिखाई नहीं देता तो हम इसको पढ़ा नहीं सकते, लेकिन उसकी बहुत सारी तकनीकें होती है जिनसे वो अपरिचित रह जाते हैं, तो हमें उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, राइट। फिर आ जाता है फंक्शनल असेसमेंट प्रोसीजर्स। सो असेसमेंट एज डिफाइंड बाय वेल्स, लार्सन एंड एल्क्सनिन in 1992 is the systematic process of collecting and analyzing information। देखो असेसमेंट होता क्या है, बेसिकली जो हम एग्जाम्स स्कूल में देते हैं उसमें क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि हमें कितनी नॉलेज है और एनालाइज करते हैं कि क्या वो नॉलेज सही है या नहीं है, टू इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और गाइडेंस डिसीजन फॉर एन इंडिविजुअल, ठीक है, कि हम कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो बच्चे के प्रति बना सके कि ये बच्चा ए ग्रेड वाला है, बी ग्रेड वाला है या सी ग्रेड वाला है। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन द स्टेप इज क्रूशल फॉर द डेवलपमेंटल प्रोग्रेस, ठीक है। तो अगर हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को भी देखें तो हम भाई उनकी डेवलपमेंट में भी ये स्टेप बहुत क्रूशल हो जाता है कि हम बच्चे का देखें भाई इसको कि कितनी नॉलेज अब तक मिली है, ठीक है, कितनी उसकी प्रोग्रेस यहाँ पर हो रही है। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड्स एबिलिटीज़ एंड द नेचर ऑफ कॉग्निटिव, विजुअल एंड अदर सेंसरी इम्पेयरमेंट्स, ठीक है, कि उसके दिमाग की क्षमता यहाँ पर कितनी है, कितना जो विजुअल क्षमता है उसकी, क्या उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर दिखाई देता है, और उसकी जो अदर सेंसेस है क्या उनमें भी कोई इम्पेयरमेंट है। प्रोवाइडिंग फाउंडेशनल नॉलेज फॉर क्राफ्टिंग एंड एजुकेशनल प्लान, ठीक है, कि उनके जो एजुकेशनल प्लान के लिए एक वो बेस यहाँ पर रेडी कर देते हैं कि फंक्शनल असेसमेंट प्रोसीजर्स के तहत वो क्या करते हैं, उसको जज करते हैं कि भाई बच्चे को अब तक कितनी नॉलेज गेन हो जानी चाहिए थी और अब तक वो किस लेवल पर आ गया है, ठीक है। तो कार्यात्मक मूल्यांकन की प्रतिक्रियाएं हम यहाँ पर देख रहे थे। तो जो 1992 में वॉलेस, लार्सन और इकल्सनिन द्वारा
परिभाषित मूल्यांकन किसी व्यक्ति के लिए निर्देशात्मक, प्रशासनिक या मार्गदर्शक निर्णयों को सूचित करने के लिए जानकारी एकत्रित करने और उनके विश्लेषण करने के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया है। कि जैसे हम बच्चे का एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है, उसमें हमें पता लगता है कि भाई बच्चे का लेवल कितना है, क्या पढ़ा उसे समझ आ रहा है और उसकी नॉलेज है, और नॉलेज उसको कितनी और क्या है, तो वो सही नॉलेज है या उसका कोई गलत यहाँ पर थिंकिंग है कि उसको कोई गलत नॉलेज है, यहाँ पर वो हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, दृष्टिबाधित बच्चों के संदर्भ में भी यह कदम उतना ही विकासात्मक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखो जैसे हम नॉर्मल लोगों के लिए होता है ये इम्पॉर्टेंट कि भाई अपना एग्ज़ाम तो हम फाइंड आउट कर सकें, आप पास होगे फेल होगे। ठीक है, फेल का मतलब क्या होता है कि हमें उस लेवल की नॉलेज नहीं है, हमें दोबारा से वो नॉलेज वापस गेन करनी पड़ेगी, उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा हमें अगली क्लास में आने के लिए। तो जो दृष्टिबाधित बच्चे, उन लोगों के लिए भी तो ये चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है ना, कि उनका देखें हम कि उनको कितनी नॉलेज अब तक हुई है और क्या उनकी डेवलपमेंट, क्या उनकी ग्रोथ यहाँ पर हो रही है। इससे बच्चे की क्षमताओं और संज्ञानात्मक दृश्य या अन्य संवेदी विकारों की प्रकृति को समझना, शैक्षिक योजना तैयार करने के लिए मूलभूत ज्ञान प्रदान करना शामिल है। ठीक है, ताकि हम उनको समझ सके कि कैसे वो अपने संज्ञानात्मक दृश्य या जो और उसके संवेदी विकार है उनको यूज़ कर रहा है, और उसकी शैक्षिक योजना हम यहाँ पर तैयार कर सके कि हाँ भाई ये बच्चा इस तरीके से समझता है, उसको ये चीज़ें आ गई, यहाँ पर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम देखेंगे कि कैसे टैकल करना, वो चीज़ें उस बच्चे को कैसे सिखानी चाहिए। So one specific tool designed for the purpose is the functional skill inventory for the blind। ये एक स्पेसिफिक टूल बनाया गया है ब्लाइंड पीपल्स के लिए। ठीक है, ताकि हम देख सकें कि उनके स्किल्स का लेवल क्या है। So the criterion reference tool is tailored for blind children aged 6 to 17 years के जो blind children हैं उनके लिए होता है। The inventory comprises 134 observable and measurable behavioral statements। इसमें क्या है, 134 ऑब्जर्वेबल जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, ऐसे बिहेवियरल स्टेटमेंट्स होती हैं। पार्ट 1 ऑफ FSIB कलेक्ट्स जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड। ठीक है, पार्ट 1 में क्या होता है, जनरल इन्फॉर्मेशन होती है बच्चे की, उसकी एज, सेक्स, बर्थ ऑर्डर, ठीक है, ऑनसेट ऑफ ब्लाइंडनेस और उसकी आई की कंडीशन क्या है। पार्ट 2, ठीक है, आई विल हाईलाइट द पार्ट्स। पार्ट 2 कवर 12 डेवलपमेंटल एरियाज ईच विथ 2 सेक्शन फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है, एक एज ग्रुप है 6 to 10 ईयर्स का और दूसरा एज ग्रुप है हमारा 11 to 17 ईयर्स का। इसमें क्या होते हैं, 2 सेक्शंस बनाए जाते हैं डेवलपमेंटल एरियाज के लिए। सो फंक्शनल स्किल्स विद इन ईच एरिया आर ग्रेडेड बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। कितने कॉम्प्लेक्स वो फंक्शंस थे जिन बच्चों से करवाए गए, तो उनके अकॉर्डिंग उनकी ग्रेड यहाँ पर रखी जाती है। द 12 डेवलपमेंटल एरियाज कवर्ड बाय FSIB इंक्लूड, ठीक है, जो डेवलपमेंटल एरियाज की हमने बात की जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक तो होते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स के, फाइन मोटर स्किल्स, स्पैटियल अवेयरनेस, सेंसिटिव अवेयरनेस, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, सोशल एंड इमोशनल अवेयरनेस, टेम्परल अवेयरनेस, कॉग्निटिव स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, कंपनसेटरी एकेडमिक स्किल्स, लिविंग स्किल्स और ओरिएंटेशन या मोबिलिटी स्किल्स कितने कितने हैं। ठीक है, कि हम देखेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स, बच्चा अपने हाथ पैरों का जो यूज़ करके जो है चलना फिरना, रनिंग करना बेसिकली, ठीक है, ये चीज़ें कैसे करता है। फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है, लिखना हो गया, कुछ छोटी फाइन एक्टिविटी करनी होगी, अवेयरनेस उसको स्पेटल कितनी है, सेंसरी अवेयरनेस कितनी है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस कितनी है, सोशल या इमोशनल अवेयरनेस कितनी है, टेम्परल अवेयरनेस। तो ये सारी चीज़ें उनमें इंक्लूड है जो डेवलपमेंटल एरियाज यहाँ पर बताए गए हैं, राइट। इनके बिहाफ पे वो उसको ग्रेडिंग देती है। तो ये हमने देखा कि इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट उपकरण ब्लाइंड के लिए कार्यात्मक कौशल सूची, ठीक है, ये FSIB यहाँ पर बनाया गया है। यह मानदंड संदर्भ उपकरण 6 से 17 वर्ष की आयु के दृष्टिहीन बच्चों के लिए तैयार किया गया है। सूची में 134 अवलोकन योग्य और मापने योग्य व्यवहार संबंधी विवरण शामिल है। FSIB का भाग 1 जो है उसमें बच्चे के बारे में सामान्य जानकारी होती है, और भाग 2 है जो भाग 2 है उसमें 12 विकासात्मक क्षेत्र शामिल होते हैं, जैसे कि हमारे हो गए ये कि सकल मोटर कौशल, ठीक मोटर कौशल, स्थानिक जागरूकता, संवेदी जागरूकता, पर्यावरण जागरूकता, सामाजिक और भावनात्मक जागरूकता, ठीक है, अस्थायी जागरूकता, संज्ञानात्मक कौशल, भाषा कौशल, प्रतिपूरक शैक्षणिक कौशल, दैनिक जीवन कौशल और अभिन्यास शामिल है। ठीक है,
और गतिशील कौशल। तो इन चीज़ों जो ये 12 हमारे विकास के क्षेत्र हैं यहाँ पर, इनके अकॉर्डिंग बच्चों को ग्रेड देते हैं, जिसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है 6 से 10 वर्ष का और दूसरा होता है हमारा 11 से 17 वर्ष का। So the assessment process is considered complete when the gathered information is thoughtfully summarized, interpreted, and used in conjunction with family priorities and concerns, and the ultimate goal is to make informed decisions about intervention supports tailored to the child's needs। ठीक है, कि जो मूल्यांकन की प्रतिक्रिया हम कब उसको कंप्लीट मान सकते हैं, कि जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की थी, जो हमने कलेक्ट की थी, ठीक है, उस पर विचार पूर्वक सारांशित किया गया। ठीक है, उसको एक समराइज कर दिया गया, हाँ, कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गैदर की गई, समरी बना दिया, मतलब उस सेम चीज़ को हमने शॉर्ट टर्म में लिख दिया, वहाँ पर व्याख्या की जाती है। और जो उसके परिवार की प्राथमिकता है, चिंताओं के साथ जो उनका संयोजन है, उनका भी उपयोग किया जाता है कि इसकी फैमिली की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनकी कंसर्न्स क्या हैं। ठीक है, और इसमें जो अंतिम लक्ष्य होता है कि बच्चे की जागरूकता के अनुरूप हस्तक्षेप समर्थन के बारे में सूचित निर्णय लेना, कि बच्चे को कितनी जागरूकता है यहाँ पर। ठीक है, बच्चे को कितनी इंटरवेंशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, कि हमें बच्चे की जो नीड्स हैं, क्या क्या उसकी ज़रूरतें हैं, कि हमें कितना हस्तक्षेप उसके बच्चे के काम में करना पड़ेगा। So the unit is complete, and if you like our content, you can subscribe to our channel for more video content related to being special education and special education teacher. So see you in the next video. Till then, namaskar.